डिप्रिसिएशन क्या होता है? देखिए, डिप्रिसिएशन एक तरह से वो चार्ज है जो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट पर लगाया जाता है फुल एसेट के हिसाब से। मतलब कि एसेट की कितने साल यूज़ करना है हमें, हर साल हम उसमें, जैसे आपने गाड़ी ली है तो गाड़ी आपकी आज आपने हमारी 10 लाख की ली है, तो वो धीमे धीमे उसकी वैल्यू कम होगी ना, अप्रिशिएट तो होगी, डेप्रिशिएट होगी। अब वो कैसे करना है, उसको हर साल 5-5% कम करना है, 10-10% कम करना है, 2-2% कम करना है, वो डिपेंड करेगा उस वैल्यू, उस जो एसेट है, जो आपकी गाड़ी है, जो क्रेन है, जो आपने अपने प्लांट और मशीनरी रखी है, वो कितने दिन चलेगी उस पर डिपेंड करता है। डेप्रिसिएशन जो है वो ओपनिंग कॉस्ट का एक पार्ट होता है। इसमें क्या होता है, वैल्यू ऑफ एसेट जो है वो धीमे धीमे रिड्यूस होती है। अब किस वजह से होती है, क्यों? क्योंकि उसमें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसका वेयर एंड टेयर होता है, उसका यूटिलाइजेशन होता है उस एसेट का, इसलिए धीमे धीमे उसकी वैल्यू कम होती है। डिक्रीज इन द वैल्यू जो होता है वो ग्रेजुअल होता है और कंटिन्यूस होता है, मतलब लगातार वो डिक्रीज धीमे धीमे होता रहता है वैल्यू पे, ठीक है। कॉसेस ऑफ डेप्रिसिएशन क्या क्या है, क्यों मतलब क्यों डिप्रिशिएट होता है किसी भी एसेट की वैल्यू? पहला रीजन है उसका वेयर एंड टेयर, मतलब जब उसको एक्चुअली यूज किया जाता है तो उसका वेयर एंड टेयर होता है, यानी उसका धीमे धीमे पतन होता है उस चीज़ का। ये जो चैप्टर है ये है जीआईबी पेपर 3 का मॉड्यूल ए, अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड प्रोसेस का चैप्टर 6, मतलब डेप्रिसिएशन एंड इट्स अकाउंटिंग, वो चैप्टर हम लोग ये कर रहे हैं, ठीक है। बिफोर मूविंग ऑन, आई रिक्वेस्ट कि आप ये इसका डिस्क्लेमर देख लिया दैट दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली। और क्या रीज़न होता है, एब्सोल्यूट हो जाती है। जैसे आज आपने सपोज कोई कंप्यूटर लिया, अभी बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन धीमे धीमे और अच्छे मेमोरी का आ गया, या मोबाइल ले लीजिए एग्जांपल, आपने आज मोबाइल लिया बहुत अच्छा है, लेकिन 5 साल बाद वो मोबाइल उतना रेलेवेंट नहीं रहेगा क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज हो जाएगा। तो ऑब्सोलेंस का मतलब है कि धीमे धीमे वो चीज़ इररेलेवेंट हो जाती है। जैसे कूलर की एग्जाम्पल लीजिए, आज आपने कूलर लिया बहुत अच्छा है, या आज से 10 साल पहले कूलर बहुत इंपॉर्टेंट था, अब क्या, अब कूलर आपके लिए बिल्कुल बोझ हो गए, क्यों? क्योंकि एसी का चलन आ गया, एसी ज़्यादा आराम दे रहा है, ठीक है। तो इसलिए ऑब्सोल्यूट हो जाती है, ये कहा गया। एक्सीडेंट हो जाए, कोई चीज़ अगर खराब हो जाए, मतलब गाड़ी है उसका एक्सीडेंट हो गया, तो भी एसेट में डिप्रिशिएशन आ जाएगा। मार्केट प्राइस उस चीज़ का कम हो जाए, जैसे मोबाइल फोन्स का आप देखिए, पहले क्या था कि बहुत महंगे थे, धीमे धीमे सस्ते होने लगे। अब आपको वही मतलब आपका 16 GB 32 GB जो मोबाइल होते हैं, पहले आपको 20,000 के मिलते हैं, अब शायद आपको 8-9 हज़ार में मिल जाएंगे। तो मार्केट प्राइस धीमे धीमे कम हो जाता है टाइम के साथ, ठीक है। और रिफ्लेक्स ऑफ टाइम, मतलब कि धीमे धीमे टाइम के साथ चीज़ों में कमियां आना, ठीक है। डेप्रिसिएशन क्यों आवश्यक है? पहली बात तो करेक्ट प्रॉफिट को जानने के लिए। भाई आपकी कार ने, आपने 10 लाख रुपए लिया, अब वो साल में उसमें मान लीजिए 1 लाख रुपए का डिप्रिसिएशन हो गया और आप उसको किराए पे चलाते हैं। अब आप सोच रहे हैं कि मैंने तो इससे बहुत कमा लिया इस साल, लेकिन एक्चुअली में 1 लाख रुपए कार की कीमत भी तो कम हो गई ना, तो ओरिजिनल प्रॉफिट तो कम है ना, भले ही आपको कैश में दिख रहा है बट प्रॉफिट कम है। तो इसलिए कहा कि करेक्ट प्रॉफिट जानने के लिए भी डिप्रिसिएशन को यूज़ किया जाता है। आपकी सही फाइनेंशियल पोजीशन क्या, आप गाड़ियाँ चलवाते हैं किराए पे, लेकिन आपके एसेट्स धीमे धीमे सस्ते हो रहे हैं, धीमे धीमे डिप्रिशिएट हो रहे हैं, तो उस हिसाब से आपकी एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, वो भी, उसके लिए भी डिप्रिसिएशन इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ आपको, आज आप कार यूज़ कर रहे हो, मान लीजिए आपने 10 लाख की कार ली, 10 साल तक यूज़ करी, 10 साल बाद वो आपको स्क्रैप करनी है, बेकार होगी, कुछ मतलब नहीं रह गया, उसका इंजन सब खुल गया है, तो अब आपको क्या करना, नई कार लेनी है, तो आपको धीमे धीमे रिप्लेस करनी है वो चीज़, तो रिप्लेसमेंट के लिए पैसा भी होना चाहिए, तो इसलिए उसके लिए प्रोविजनिंग आपको करनी पड़ेगी हर साल थोड़ी थोड़ी, क्योंकि आपको पता है कि आज से 10 साल बाद आपको इस कार को रिप्लेस करके दूसरी कार लेनी है फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, ठीक है। डेप्रिसिएशन के क्या क्या फैक्टर्स होते हैं? डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने की पहली चीज़ क्या इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट ऑफ द एसेट। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट है कि उसकी पूरी यूजफुल लाइफ के बाद उसकी स्क्रैप वैल्यू क्या होगी एसेट की। और तीसरी चीज़ इंपॉर्टेंट है कि कमर्शियली उस चीज़ की लाइफ क्या है, मतलब उस कार को कितने दिन यूज़ किया जाता है, उस एसेट को कितने दिन यूटिलाइज किया जाता है चालू हालत में। क्या क्या डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के मेथड्स हैं? पहला है फिक्स परसेंटेज या ऑन ओरिजिनल कास्ट, या फिर उसको बोलते हैं फिक्स इंस्टॉलमेंट या स्ट्रेट लाइन मेथड, एसएलएम। सबसे फेमस का नाम है एसएलएम यानी स्ट्रेट लाइन मेथड, सबसे सिंपल यही होता है। दूसरा होता है फिक्स परसेंटेज ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस, या फिर रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड, या फिर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। सिंपल स्ट्रेट लाइन मेथड के बाद दूसरा सिंपल मेथड क्या होता है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तीसरा होता है यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड। चौथा है सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड। ये चारों ही मेथड नाम से ही क्लियर हो रहे हैं इनका काम क्या है, लेकिन फिर भी हम इसको एक एक करके डिस्कस करेंगे। स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है, ये जो है, ये जो भी एसेट की कॉस्ट है उसको पूरी तरह से एक तरह से अपना नोट किया जाएगा और उसके बाद देखेगा कि इसकी टोटल यूजफुल लाइफ कितनी है। उसके बाद हर साल एक इक्वल अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन उस पर चार्ज किया जाएगा। सो फॉर एग्जांपल आपकी कार 10 साल के लिए यूज़ हो रही है, 10 लाख की है, तो आप मान लोगे 10 साल बाद इसकी वैल्यू जीरो होनी है, या मान लीजिए 10 साल बाद ये बिकनी है 1 लाख की, आपको पता है 9 लाख रुपए इसका डिप्रिशिएट हो जाएगा 10 साल के अंदर, तो आप हर साल कितना कम करोगे, 90 हज़ार। ये सिंपल कैलकुलेशन ऐसा समझ लो, ठीक है, कि मतलब आफ्टर द यूज़ ऑफ एसेट, अगर वो कार 1 लाख की बिक रही है तो स्क्रैप वैल्यू, और अगर वो कार धीमे धीमे पूरी खत्म हो, आपको लगता है 2 रुपए की भी नहीं बिक रही है, तो फिर उसका पूरा 10 लाख को आप 1-1 लाख पर ईयर के हिसाब से डिप्रिशिएट करते चलोगे। इसीलिए इसको स्ट्रेट लाइन मेथड कहा गया है, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड कहा गया है, फिक्स परसेंटेज ऑन ओरिजिनल कॉस्ट मेथड कहा गया है। क्यों? क्योंकि इसमें जो डिप्रिसिएशन है वो हर साल फिक्स रहता है रिस्पेक्टिव ऑफ अनदर कंडीशन। यदि कोई, अब एग्जाम्पल दिया कि यदि कोई एसेट जो है
वो 3 महीने, साल के 3 ही महीने यूज़ होता है, तो उसका जो डिप्रिसिएशन है वो 3 महीने का चार्ज होगा। लेकिन इनकम टैक्स पर्पज़ से ये कहा गया है कि यदि कोई एसेट 180 दिन से ज़्यादा का यूज़ होता है, 180 दिन या उससे ज़्यादा यूज़ होता है, तो फिर उसका जो डिप्रिसिएशन है वो फुल ईयर पे चार्ज किया जाएगा, पूरे साल पर चार्ज किया जाएगा। एडवांटेज क्या है इस मेथड के? पहले तो बहुत सिंपल मेथड है, ईजी टू अंडरस्टैंड है, बहुत आसानी समझ में आता है। डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें डिप्रिसिएशन है वो हर साल के लिए इक्वल रहता है, लेकिन जैसे जैसे आपकी कार पुरानी होती जाएगी उस पर आपका एक्सपेंस, रिपेयर कॉस्ट, भाई जहाँ वो 60-70 हज़ार चल गई आप उसमें टायर चेंज करवाओगे, 10,000 किलोमीटर चल गई आप उसमें सर्विस करवाओगे, 1 लाख किलोमीटर चल जाएगी आप, सॉरी 1 लाख किलोमीटर चल जाएगी तो आप उसमें इंजन में कुछ करवाओगे, उसके ब्रेक पैड बदलवाओगे। तो क्या है, धीमे धीमे कार पुरानी होगी तो आपके ऑब्वियसली उस पर रिपेयरिंग के चार्जेस बढ़ जाएंगे, लेकिन डिप्रिसिएशन हर साल सेम चार्ज हो रहा है, ये इसमें डिसएडवांटेज भी होता है। इसका फॉर्मूला बताया गया, कॉस्ट ऑफ एसेट को माइनस कर देंगे नेक्स्ट रेसिडुअल वैल्यू की, मतलब कॉस्ट ऑफ एसेट में 10 लाख मान लिया, लास्ट माना कि 1 लाख रुपये में स्क्रैप हो जाएगा, तो 10 लाख माइनस देगा तो 9 लाख बच गया। 9 लाख को हमने कि माना कि 10 साल तक ये कार अच्छी चलेगी, डिवाइड बाय 10 कर दिया तो कितना आ गया, 90,000 रुपये आ गया। ये इसका अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन होगा, ठीक है। इस हिसाब से आप रेट निकाल सकते हो। एग्जाम्पल दिया है कि कोई अभिनव है, उन्होंने एक मशीन परचेज की 1 अप्रैल 2015 को 4 लाख रुपए की, उसकी यूजफुल लाइफ 3 साल है, और बाद में ये कहा गया कि वो 40,000 में बिक जाएगी। तो 4 लाख माइनस 40,000 मतलब 3,60,000 डिवाइड बाय 3 ईयर्स, 3 ईयर्स के लिए कहा गया, तो पर ईयर का कितना होगा, 1,20,000 उसका डिप्रिसिएशन हो गया हर एक साल का। ये सिंपल फॉर्मूला है। अगर हमारे डेट का पूछा कि मार्च में आपको डेटा दिया गया, पूछा गया दिसंबर का बताइए, तो आपको 9 महीने का ही निकालना है, फिर 1 साल का नहीं निकालना है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये ट्रिक क्वेश्चन अक्सर जैग में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आपको बताया। फिर दूसरा मेथड आता है डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। इस मेथड में क्या होता है, इसमें डिप्रिसिएशन जो होता है वो एक फिक्स परसेंटेज जो बुक वैल्यू ऑफ एसेट पे होती है उस पर चार्ज होता है। मतलब जो भी बुक वैल्यू है वो पर ईयर रिड्यूस हो जाएगी। मतलब इस साल गाड़ी 10 लाख की दिखाएंगे, अगले साल उसमें 10% कम हो गया 9 लाख की, फिर उसमें 10% कम हो गया तो 8,10,000 की, फिर उसमें 10% कम हो गया तो 8,10,000 में से 81,000 आप माइनस कर दें, कितना मिलेगा, 7,21,000 करीब ना, हाँ नहीं कितना बचेगा, 7,80,90 7,29,000 करीब, ठीक है। इसी तरह से हर बार आप उसमें 10% कम कर देंगे। एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। ये जो बिग वैल्यू है ये हर साल रिड्यूस होगी, तो डिप्रिसिएशन भी है जो वो हर साल रिड्यूस होता जाएगा, ठीक है। इस मेथड में जो वैल्यू ऑफ एसेट है वो कभी भी जीरो नहीं होगी। भाई 10% करके आप करोगे तब भी लास्ट में 10%, 1%, 0.01% कुछ ना कुछ तो बचेगा, कभी भी स्क्रैप वैल्यू जीरो नहीं होगी। इसमें जो डिप्रिसिएशन बताया गया कैसे कैलकुलेट करना, वो करना बुक वैल्यू इंटू रेट ऑफ डिप्रिसिएशन डिवाइड बाय 100, ये बताया गया है। इस मेथड को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और कंपनीज एक्ट द्वारा रिकॉग्नाइज भी किया था, मतलब वो लोग इस मेथड को अग्री करते हैं। टोटल एक्सपेंडिचर जो भी रिपेयर में और रिन्यूअल में होता है वो धीमे धीमे डिप्रिसिएशन, मतलब धीमे धीमे देखिए आपका जो एक्सपेंडिचर और रिपेयर है वो बढ़ेगा और डिप्रिसिएशन धीमे धीमे कम होगा, तो इसलिए ये बहुत मैनेज रहता है। एक तरह से ये जो आपस में तालमेल बनाता है। ये जरूरी नहीं है कि दोनों सेम हो, ऐसा नहीं है कि डिप्रिसिएशन जितने अमाउंट में कम होगा उतने अमाउंट में रिपेयर बढ़ेगा, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन ओवरऑल बैलेंस बना रहता है, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या, इसमें जो एसेट है उसकी वैल्यू कभी जीरो नहीं होती है बुक्स पे, पहला डिसएडवांटेज। दूसरा इसमें कहा गया है कि इसमें डिप्रिसिएशन ईयर टू ईयर चेंज होता रहता है, जो वेरिएशन उसमें बनाया जाता है, तो उससे कभी कैलकुलेशन में दिक्कत भी होती है। एग्जाम्पल एक दिया है कि एक मशीन उन्होंने 1 अप्रैल 2015 को ली 4 लाख रुपए की, उसमें कहा कि उस पर इंस्टॉलेशन पे 1 लाख रुपए खर्च किया, मतलब टोटल कॉस्ट कितनी होगी, 5 लाख रुपए। 3 साल के लिए वो मशीन यूटिलाइज करी जाएगी और बाद में वो 40,000 की बिक जाएगी, ये कहा गया, ठीक है। अब उसमें ये बताना है उनको कि जो 31 मार्च 2018 को उन्होंने कितने में सेल कर दी, 2.5 लाख रुपए मशीन सेल भी कर दी। अब डिप्रिसिएशन बताना है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के आपसे 10% पर एनएम के हिसाब से। तो आप क्या कर लोगे, सबसे पहले आप इसको माइनस करोगे, जो 5 लाख रुपए आपने 5 लाख रुपए डिप्रिसिएशन पहली बार में, उसमें 10% के आपसे पहले साल में कितना लगा आपका, पहले 9 महीने में 31 दिसंबर पूछा है तो पहले 9 महीने में 37,500 लग गया। फिर अगले साल उन्होंने पूछा कि अब बताओ कितना है, तो उन्होंने क्या किया, 4,62,000 को 10% से कर दिया, फिर से तो 46,200 मतलब उसका 10%। फिर अब अगली वैल्यू कितनी, 4,62,000 में से आपने 46,250 हटा दिया, ठीक। तो अब वैल्यू बुक वैल्यू कितनी होगी, 4,16,250, इस पे 10% लगा दिया। फिर उसके बाद आपने जो डिप्रिसिएशन निकल गया वो आपने फिर से बुक वैल्यू से घटाया, तो 2018 का बुक वैल्यू निकल आई। ये बुक वैल्यू है जितनी 5,04,62 ये बुक वैल्यू है, ठीक है। फिर इस पे 10% लगाया तो आपका फाइनल निकल आया। तो इस तरह से कुल मिला के इन्होंने 1 जनवरी 2018 की वैल्यू निकाल ली और उसमें से माइनस करके, मतलब ये बुक वैल्यू थी उसमें से फाइनल पे। ये आपको फॉर्मूला, ये आप पॉज करके देख लेंगे, बहुत इजीली समझ में आएगा। मैं आई रिक्वेस्ट कि आप इसको 2 बार देखिएगा तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। फिर तीसरा मेथड है यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बिफोर दैट आई रिक्वेस्ट कि प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।